हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी जो 6 एडिशन है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स है, शॉर्ट समरी है। जो 1500 पेजेस की लक्ष्मीकांत की बुक है उससे अच्छा आप ये वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं पूरा मतलब एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, और आपको विथ हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कंपनी रूल्स 1773 से लेकर 1858। सो ये ध्यान में रखना, कंपनी रूल बोलते हैं इसे। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका फीचर यहाँ पे देखते हैं। इस फीचर में सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसे मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, मतलब बनाया गया, डेजिग्नेट किया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से? लॉर्ड वैरन हेस्टिंग थे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसको सबॉर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, मतलब उसके हाथ के नीचे काम करते थे। उसके बाद में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे स्थापना की गई एट कलकत्ता 1774 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना। जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बोलूँगा वहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे एक चीफ जस्टिस था, वो 3 अदर जजेस थे उसको सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया कंपनी सर्वेंट जो थे कंपनी के, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको एंगेज इन एनी प्राइवेट ट्रेड, मतलब वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज होने से मतलब वहाँ पे उनको रोका गया। यहाँ पे क्रिएट किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द 4 मेंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 4 मेंबर्स थे यहाँ पे जो असिस्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद में यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखते हैं 1784 में। जो 1773 का एक्ट था उसको रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब उसको मतलब जो सुधार करने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ पे पास किया गया अमेंडिंग एक्ट 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। सो एक्ट ऑफ सेटलमेंट ध्यान में रखना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसका फीचर्स क्या है पिट्स इंडिया एक्ट का? यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन जो थे कंपनी के। कमर्शियल में जो व्यापार वगैरह करते थे, एंड पॉलिटिकल कौन से थे? पॉलिटिकल फंक्शंस में जो मतलब राज करते थे हमारे इंडिया पे। यहाँ पे अलाउ किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो मैनेज करता था कमर्शियल अफेयर्स के लिए। सो ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, CD, तो डी से ध्यान में रखना, कमर्शियल अफेयर। एंड बट यहाँ पे और एक बॉडी क्रिएट की गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो मैनेज करता था पॉलिटिकल अफेयर्स। सो यहाँ पे ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, इसे बोलते हैं डबल गवर्नमेंट को बोलते थे। इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं हम यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट का। कंपनीज की टेरिटरी थी जो इंडिया की थी उसे ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला गया जाने लगा। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे सुप्रीम कंट्रोल दिया गया, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी थी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडिया। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में देखते हैं। ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। अब सेंट्रलाइजेशन क्या हो गया? क्योंकि ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि एक केंद्रीकरण करते थे, मतलब एक ही मतलब अथॉरिटी के अंडर में उसको लाया गया था। उसके बाद में आगे देखेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। अभी क्या हो रहा है? केंद्रीकरण हो रहा है। फीचर्स देखते हैं हम यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया गया था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक थे। बेंटिक्स मतलब इंडिया, ऐसा ध्यान में रखना थोड़ा, निमोनिक्स वगैरह ट्रिक बना के आपका, मतलब आप भूले नहीं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डिराइव किया गया गवर्नर ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यहाँ पे एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिए गए फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए। मतलब यहाँ पे बॉम्बे मद्रास को मतलब यहाँ पे डिप्राइव किया गया, मतलब उन्हें हटाया गया, मतलब कम किया गया उनके जो पावर्स वगैरह थे, जो भी एक्सक्लूसिव पावर्स जो थे। यहाँ पे एंड किया गया जो एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की एज अ कमर्शियल बॉडी, मतलब थोड़ा थोड़ा कम, मतलब हटाना था उनको ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वहाँ पे मतलब ब्राइब्स वगैरह ज़्यादा लेते थे, थोड़ा भ्रष्टाचार वगैरह बढ़ गया था उसकी वजह से। यहाँ पे जो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था, मतलब उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करती थी वो। और यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया इंट्रोड्यूस द ओपन सिस्टम कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक अटेम्प्ट रखा गया, मतलब एस्टेब्लिश नहीं किया सिविल सर्वेंट जो आज हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो यूपीएससी वगैरह है। उसके बाद में चार्टर एक्ट 1853 के बारे में देखते हैं। यहाँ पे फीचर्स देखते हैं इसके वाले। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया मकौले कमेटी
1854 की। यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेपरेट किया गया था लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। उसके बाद में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया एडिशन ऑफ द 6 न्यू मेंबर्स, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द काउंसिल काउंसलर बोलते थे, टू द काउंसिल। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें से 6 मेंबर थे। 6 में से 4 यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए ऑफ द मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो ध्यान में रखना, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पे क्राउन रूल 1858 से, मतलब जो आज़ादी, मतलब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में क्राउन रूल आया, मतलब जिसे गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं ना, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। 1858 से लेकर 1947 तक हम पढ़ेंगे, मतलब जो क्राउन रूल, आगे जो भी होगा क्राउन रूल के अंदर होगा, मतलब जो रानी होती थी उसके हाथ के नीचे आ गया पूरा कंट्रोल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसे एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते थे। अबोलिश किया गया यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली, और ट्रांसफर किया गया पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद में फीचर्स देखते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज किया गया। डिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यहाँ पे वॉइस रॉय ऑफ द इंडिया बोला गया, ये यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस है। वॉइस रॉय क्या करता था, डायरेक्ट करता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन को, मतलब इन इंडिया। और लॉर्ड कैनिंग को, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ द इंडिया बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को, ध्यान में रखना। एंड किया गया यहाँ पे जो भी डबल गवर्नमेंट बनाया गया था बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे पिछले जो एक्ट में, उसको मतलब एबोलिश कर दिया गया, एंड कर दिया गया। यहाँ पे क्रिएट किया गया न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया, और इनकी मतलब जो कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल था ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया 15 मेंबर काउंसिल ऑफ द इंडिया टू असिस्ट करते थे सेक्रेटरी फॉर द इंडिया, जिसे चेयरमैन ऑफ द काउंसिल भी बोलते थे। उसके बाद में यहाँ पे लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी बाय विच द इंडियन गवर्नमेंट वॉज टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड। सो मतलब इम्प्रूव किया गया जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करते थे उसके लिए। उसके बाद में यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए। यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के जो मतलब यहाँ पे बिगिनिंग हुई रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, मतलब यहाँ पे जो इंडियंस को है वहाँ पे थोड़ा मतलब रिप्रेजेंटेशन हुआ उनका, मतलब इंडियंस भी पार्टिसिपेट करने लगे लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इसलिए इसे प्रोवाइड किया गया वॉइसरॉय शुड नॉमिनेट करते थे सम इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द हिज एक्सपांडेड काउंसिल में। इनिशिएट किया गया यहाँ पे शुरुआत हुई डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पे अभी डिसेंट्रलाइजेशन की, मतलब अभी लोगों के हाथ में, जैसे इंडियंस के हाथ में थोड़ा सत्ता वगैरह, क्योंकि हमारे इंडिया में ही रह रहे हैं तो इंडियन के पास में भी थोड़ी सत्ता होनी चाहिए ना, थोड़ा मतलब पावर, कुछ उन्हें लालच वगैरह दिया जाने लगा, थोड़ा विकेंद्रीकरण हुआ यहाँ पे। अभी सिर्फ सेंटर के भी हाथ में थोड़ा पावर नहीं रहा था। और यहाँ पे स्टार्ट किया गया द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को, मतलब पहले छीन लिया गया बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी से, अब उन्हें दिया जाने लगा। इट डज द रिजर्व द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्टेड फ्रॉम 1773। रिवर्स था ये, मतलब जो 1773 में सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी थी ब्रिटिश की, वो अभी थोड़ी अलग होगी, उसकी रिवर्स होगी। एस्टेब्लिश किया गया यहाँ पे 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब साइड में है, एंड पंजाब, ऐसे 3 किए गए यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल। ध्यान में रखना, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड पंजाब। यहाँ पे एम्पावर किया गया वाइसरॉय को टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इन द काउंसिल। यहाँ पे एम्पावर किया गया वाइसरॉय को जो भी इश्यूज थे ऑर्डिनेंस में विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब उनका मतलब सहमति लिए बगैर, ड्यूरिंग द इमरजेंसी लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस, वहाँ पे 6 महीने का रखा गया था इमरजेंसी लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस को। उसके बाद में यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में देखते हैं 1892 का, इसके फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे इनलार्ज किया गया साइज एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल को, यहाँ पे इंक्रीज किया गया जो भी फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ के, और जो यहाँ पे कुछ पावर दिया गया फॉर डिस्कसिंग द बजट, डिस्कसिंग मतलब बजट वगैरह डिस्कस कर सकते थे, एड्रेस कर सकते थे, क्वेश्चन पूछे जा सकते थे टू द एग्जीक्यूटिव को। तो ये ध्यान में रखना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। उसके बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया। इसे क्या बोलते हैं, मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म। मॉर्ले क्या था, ये
ये था सेक्रेटरी, और मिंटो, लॉर्ड मिंटो एक वॉइस रॉय था। जो फर्स्ट टर्म होती है वो सेक्रेटरी होता है, एंड जो सेकंड टर्म होता है वो मिंटो वॉइस रॉय। सो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज किया गया साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल में। यहाँ पे प्रोवाइड किया गया फॉर द एसोसिएशन ऑफ द इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसराय एंड गवर्नर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये फर्स्ट थे जिन्हें अपॉइंटमेंट किया गया था एज अ लॉ मेंबर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम के लिए, इंट्रोड्यूस किया गया कम्युनल, जो ये सिस्टम किया गया था इसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिगिनिंग हुई यहाँ पे नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन इन द काउंसिल में। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में देखते हैं। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं, मतलब मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी, चेम्सफोर्ड ये वॉइस रहे हैं। फीचर्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे रिलैक्स किया गया सेंट्रल कंट्रोल जो था ओवर द प्रोविंसेस के ऊपर, जो भी प्रोविंसेस थे, बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को सेपरेटली डिमार्केट किया गया, मतलब सेपरेट किया गया, डिवाइड किया गया यहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर एंड रिजर्व। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या थे, ये एडमिनिस्ट्रेट करता था बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और रिजर्व सब्जेक्ट कौन से थे, वेयर टू बी एडमिनिस्ट्रेट बाय द गवर्नर एंड दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट ये ध्यान में रखना। ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर रहते थे, गवर्नर के साथ में एड ऑफ द मिनिस्टर से वो रिस्पॉन्सिबल होता था टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, बट यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था रिजर्व सब्जेक्ट में, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे ड्यूअल स्कीम लाया गया ऑफ द गवर्नमेंट्स, जैसे बोलते हैं डायर की सिस्टम बोलते हैं ना, ड्यूअल इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे फर्स्ट टाइम। बाइकैमरलिज्म, जैसे लोकसभा राज्यसभा जो अभी फिलहाल में है हमारे, डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री यहाँ पे किया गया। 1919 एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 19, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायर की, बाइकैमरलिज्म। सो ऐसे कीवर्ड ध्यान में रखना। यहाँ पे रिक्वायर्ड था 3 आउट ऑफ 6 मेंबर ऑफ द वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर दैन द कमांडर इन चीफ वेयर टू बी इंडियंस। और यहाँ पे प्रोवाइड किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया जो अभी यूपीएससी हम पढ़ते हैं। हैंस द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे सेटअप किया गया 1926 में, इस्टेब्लिश यहाँ पे किया गया। उसके बाद में एक कमीशन सेटअप किया गया जो अभी फिलहाल यूपीएससी इसका नाम है। उसके बाद में यहाँ पे जो ग्रांटेड किया गया फ्रेंचाइजी टू द लिमिटेड नंबर ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। मतलब जो एजुकेटेड पीपल थे, टैक्स भरते थे, प्रॉपर्टी उनके पास अच्छी थी, वेल क्वालिफाइड इलेक्ट पीपल थे, उन्हीं का मतलब वोट करने का अधिकार था यहाँ पे। तो सभी को नहीं था, मतलब कुछ लोगों को ही था। एक्सटेंड किया गया यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस। सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन, इनको मतलब यहाँ पे और मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब यहाँ पे दिया गया। पहले मुस्लिम को दिया था, अभी सिख्स, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस को दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे फिर 1930 के आसपास में क्या करेगा, जो डिप्रेस क्लास को उसके लिए भी हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स वगैरह आएंगे, ये आएगा, गांधी रिविन पैक्ट वो आएगा। इसके बाद में यहाँ पे सेपरेट किया गया प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट से, और ऑथराइज किया गया द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव टू द एनेक्ट देयर बजट। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे जिसे बोलते हैं इंडियन लेजिस्लेचर बोलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या था इसका, साइमन कमीशन को मतलब यहाँ पे गठन किया गया 1927 में आए थे यहाँ पे, और रॉलेट एक्ट यहाँ पे पास किया गया था। ऑथराइज करता था गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल, मतलब किसी मतलब ट्रायल के बिना, और यहाँ पे कन्विक्ट करते थे इन कोर्ट ऑफ द लॉ। यहाँ पे सेटअप किया गया, स्टेप लिया गया टुवर्ड्स द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पे जो वॉइस रहते हैं यहाँ पे रिटर्न किया गया उनको कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द जो रोल था ऑफ द मोस्टली इलेक्टेड बाइकैमरल लेजिस्लेचर रिमेन एडवाइजरी। जो भी मतलब बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो था वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर का था, मतलब सिर्फ सलाह दे सकते थे। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट वेर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। मैं एक बात बताना चाहता था कि ये जो पॉलिटी का मतलब ये जो टॉपिक्स हैं, सो समटाइम्स ये मतलब बहुत वेटेज रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। सो आपको पढ़ना ही है। मतलब अभी क्या हुआ था कि पिछले साल 18 क्वेश्चन आए थे, मतलब 36 मार्क्स, अभी 14 क्वेश्चन आए थे।
सो आप देख सकते हो कि कितना वेटेज है पॉलिटी के लिए, मतलब घुमा फिरा के 1 लाइनर सेंटेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। यूपीएससी की फेवरेट टॉपिक है। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या आगे यूपीएससी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, ये सब न्यूज़ में रहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मतलब आपके हाथ के जो ये होता है ऑन द टिप होना चाहिए आपको, मतलब पूरे मगअप होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसे एक सेकंड माइलस्टोन था टुवर्ड्स द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए। फीचर्स देखते हैं इसके, ये फीचर्स वगैरह भी पूछे जा सकते हैं, या फिर मेंस के लिए भी काम में आ सकता है, इंटरव्यू में भी काम में आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है। फीचर्स देखते हैं, ये प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओल्ड इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट करता है प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट एज ए यूनिट। और यहाँ पे डिवाइड किया गया था जो पावर थे सेंटर एंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ द 3 लिस्ट। फेडरल जो अभी भी है, फेडरल प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जो आती है ना, कॉन्करेंट लिस्ट में बहुत स्टेट एंड सेंटर को होता है। सो या इस टाइम पे बनाई थी, अभी तो चेंज होगी। सेंटर के लिए 59 आइटम्स थे फेडरल लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में यहाँ पे 54 आइटम्स थे, कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पे 36 आइटम थे। तो समटाइम ऐसे पूछा जा सकता है कि मतलब जिस टाइम पे बनाया गया था उस टाइम पे कितने थे। सेंटर में यहाँ पे 59 थे, प्रोविंशियल लिस्ट में यहाँ पे 54 थे, कॉन्करेंट लिस्ट में यहाँ पे 36 थे। ध्यान में रखना 59, 54, 36। और एबोलिश किया गया था डायर की इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था अडॉप्शन ऑफ द डायर की एट द सेंटर। कॉन्सिक्वेंटली फेडरल सब्जेक्ट वे डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया बाइकैमरलिज्म इन द 6th आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस के लिए। हाउएवर मेनी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, सेपरेट किया गया यहाँ पे इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास। मैंने जैसे बोला था डिप्रेस क्लास के लिए, वुमेन के लिए, लेबर्स के लिए यहाँ पे और बढ़ाया गया। ध्यान में रखना 1935 का ये एक्ट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसा मार्क करने जाऊँ तो इस टेकिंग टू मच टाइम, बट आपको अगर विजिबल होगा और आप मेरे आवाज़ को अच्छे से सुन पा रहे होंगे, सो इट वुड बी वर्क, मतलब काम कर रहा होगा ये अच्छे से, आपको हेल्पफुल होगा। कहाँ पे थे हम? वुमेंस इन लेबर। और यहाँ पे एक्सटेंड किया गया फ्रेंचाइजी जो था, मोर देन 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को यहाँ पे वोटिंग राइट दिए गए। इसके बाद में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई 1935। ध्यान में रखना टू सेंट्रल द करेंसी एंड द क्रेडिट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे ये एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉट ओनली द फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन बट आल्सो द प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जो स्टेट के लिए, जैसे अभी स्टेट कमीशन वगैरह बोलते हैं, जॉइंट पब्लिक कमीशन सर्विसेज भी, ये भी किया गया। ये प्रोवाइड किया गया यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट विच वॉज सेटअप इन 1937, फेडरल कोर्ट। ध्यान में रखना। इवैल्यूएशन और कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं। यहाँ पे प्रीएम्बल नहीं था, नो प्रीएम्बल, एम्बिग्यूटी थी ऑफ द ब्रिटिश कमिटमेंट टू द डोमिनियन स्टेटस के लिए। यहाँ पे कोई भी बिल ऑफ राइट्स नहीं थे, मीन्स नो राइट वेयर गिवन, यहाँ पे कुछ राइट्स वगैरह नहीं दिए थे। न्यूमरस सेफगार्ड थे एंड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर जनरल वर्क एज अ ब्रेक इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एक्ट, मतलब कुछ ज़्यादा मतलब ये पावर नहीं थे गवर्नर्स के पास में। यहाँ पे प्रोविंसेस के लिए गवर्नर स्टिल हैड एक्सटेंसिव पावर, और एक्सटेंशन किया गया यहाँ पे सिस्टम ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट प्रमोटेड एज द सेपरेट टेंडेंसी डिवाइडेड रूल, जो पॉलिसी थी इसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, विच रिजल्ट इन द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, मतलब पार्टीशन भी हो उसकी वजह से। एक्ट प्रोवाइड किया गया यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ द इंटरनल ग्रोथ के लिए, मतलब यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद में राइट ऑफ द अमेंडमेंट वॉज रिजर्व किया गया यहाँ पे विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कुछ कॉजेस थे यहाँ पे टू इनकॉर्पोरेट रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन 1920 में आया था। ये इम्पैक्ट हुआ था ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और द सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च किया गया था बाय द गांधी 1930 में, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में और 1932 में हुआ था, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे टू इनकॉर्पोरेट द प्रोविजन ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, है ना, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुआ था द प्रोविजन ऑफ द पूना पैक्ट बिटवीन द गांधी एंड द अम्बेडकर। गांधी एंड अम्बेडकर बोलते हैं, बट यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जो थे और उनके बीच अम्बेडकर के बीच में यहाँ पे इन्होंने साइन किया था, क्योंकि गांधी जी जेल में थे उस टाइम पे। उसके बाद में यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में देखते हैं हम यहाँ पे कि इसके कॉजेस कहते हैं। वर्ल्ड वॉर
टू चालू था एंड ब्रिटिश इंडल्ज कर रहे थे इन इट्स विच वीकन द ब्रिटेन इकोनॉमिकली, मतलब ब्रिटेन बहुत कमज़ोर हो गया था इसी वजह से, और वो चाह रहा था कि मतलब इंडिया भी पार्टिसिपेट करें और मतलब लड़ाई में हमारा साथ दे। रोल ऑफ द INA आउटसाइड इंडिया एज वेल एज द इन इंडिया, यहाँ पे क्रिप्स प्रपोज 1942 में जो लाया गया, क्विट्स इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था बाय द गांधी 1942 में, ये आपको पता होगा। कैबिनेट मिशन लाया गया प्लान जो 1946 का है। सो ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको पूछा सकता है क्रिप प्रपोजल कब आया, INA मीटिंग कब हुई। उसके बाद में यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में प्रोवाइड किया था फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, है ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना। रिवोल्ट हुआ यहाँ पे इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, प्रोविजंस क्या दिए यहाँ पे। एंडेड हुआ यहाँ पे ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर किया गया इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड अ सॉवरेन स्टेट फ्रॉम द 15 अगस्त 1947 को। एक्ट प्रोवाइड किया गया याद है यहाँ पे, प्रोवाइड क्रिएशन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट डोमिनेंस इंडिया एंड पाकिस्तान। एबोलिश किया गया यहाँ पे जो पोस्ट दिया ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया, है ना। उसके बाद में यहाँ पे जो गवर्नर जनरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नर टू एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हेड, और उसके बाद में डिस्टिंग्विश किया गया यहाँ पे अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड द रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन इंडिया। इम्पोर्ट किया गया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियन to frame and adopt any constitution for their respective nation and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself। क्राउन को यहाँ पे सीज किया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। टू बी सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, मतलब सोर्स था, सिर्फ एक डोमिनेंट स्टेटस यहाँ पे दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ये लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। राजगोपालाचारी ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थे। फर्स्ट ये इंडियंस थे, वो मतलब ब्रिटिशर के थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। शॉर्ट कमिंग एंड क्रिटिसिज्म क्या था यहाँ पे, इंडिपेंडेंस मिला बट डिवाइड हुआ टू पार्टीज में। इंडिया का इंडिपेंडेंस वॉज मच डिलेड, मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। फॉर द प्रिंसली स्टेट द प्रोमिसेस वॉज मेड डैट दे वर फ्री टू ज्वाइन, मतलब ज्वाइन कर भी सकते थे जो प्रिंसली स्टेट थे उनको, मतलब एक आज़ादी दी गई डोमिनियन ऑफ द इंडिया में वो, या फिर पाकिस्तान में रह सकते थे इंडिपेंडेंटली, तो ऐसा रखा गया। इसके बाद हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। हम एक काम करते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखें क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सो ये नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम। सो नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। आपकी मतलब एक क्विक समरी, क्विक रिविजन हो जाएंगी आपको, और जो भी आपके कमेंट हैं या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट है उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए नीचे। सो आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर स्पीड ज़्यादा होंगी सो यहाँ पे ऑप्शन है, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो आप। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सी यू।